हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 5G ट्रेडर में सबका स्वागत है। जैसे कि हर वीक हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट को किस तरह हम एनालिसिस कर सकें, कहाँ पे किस तरह क्या सिनेरियो हो रहा है, कौन से टाइम पे, उस हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए, पिक प्लेयर का साइकोलॉजी क्या होना चाहिए, ये पूरा सिनेरियो हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम देखें अभी निफ्टी का जो सिनेरियो है उसके आधार पे, जैसे मैंने लास्ट 2-3 वीक से, यानी मैंने जो वीडियो बनाया था करीब 3 वीक्स पहले कि शेयर मार्केट फुल ऑन बुलिश, तो इस एक किसके आधार पे कहा था, ये आप जाके इस वीडियो को अगर आप चेक करोगे तब आपको पता चलेगा किसके आधार पे मैंने इस बात को बोला था। निफ्टी अभी भी जिस तरह का सिनेरियो शो कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, मार्केट में कहीं भी नेगेटिविटी नहीं है। जिसने मेरा आगे वाला वीडियो नहीं देखा वो जाके चेक कर सकते हो कि मैंने हर वीडियो में ही बोलने की कोशिश की कि निफ्टी पॉजिटिव है, हाँ, मगर ये पुल बैक लेने की प्रोबेबिलिटी है। मगर पुल बैक लेने के लिए कोई भी सिनेरियो जो बनेगा, यानी एक कैंडल के पिछले वाले कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग देना पड़ेगा। अभी तक वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से एज वेल एज डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से कोई भी कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है। सो पुल बैक अभी भी आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो जब भी पुल बैक आने की प्रोबेबिलिटी सिनेरियो बनेगा, पहले डेली टाइम फ्रेम में बनेगा। कहाँ पे? एक पिछले वाले कैंडल के लो के नीचे पहले क्लोजिंग देना होगा एंड उस कैंडल का हाई को, यानी मान लीजिए कि यहाँ पे कोई कैंडल बना है, ये कोई भी कैंडल, इसके लो के नीचे कैंडल को क्लोजिंग देना पड़ेगा। फिर ये जो कैंडल का हाई हो जाता है, ये मेरे लिए एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। जब भी प्राइस इसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा तब हम वहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। मगर अभी तक इस सिनेरियो में कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, पहला। दूसरा, अगर हम देखें बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से बैंक निफ्टी कहीं भी नेगेटिविटी नहीं शो हो रही है। अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या देख रहे हैं कि जहां पे इस एरिया पे, यानी इस लेवल पे हम क्या देखे हैं कि इस कैंडल के नीचे ये वाला कैंडल ने लो के नीचे क्लोजिंग दिया था। तो ये जो पॉइंट है, इसका जो हाई है मेरे लिए खास है। तो आप देखोगे जो मैंने अभी इससे पहले बताया कि जिस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग देगा उसके हाई के ऊपर मेरा सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। यानी जब भी प्राइस उस हाई के करीब जाएगा एंड लोअर टाइम फ्रेम में, यानी 1 आवर या 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में जो सिनेरियो बनेगा उसके आधार पे हम सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि पुल बैक लेना पड़ता है, पुल बैक होता है मार्केट में। तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं ये पुल बैक सिनेरियो मूड शो हो रही है बैंक निफ्टी में, मगर निफ्टी में अभी तक वो पोजीशन शो नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक डबल टॉप पैटर्न बन रहा है या एम पैटर्न बन रहा है, और बीच में हम क्या देख रहे हैं, एक गैप है, बीच में एक गैप है। तो ये अगर प्राइस ऊपर जाता है और इस गैप को फिल करके लोअर टाइम फ्रेम में नेगेटिव सिनेरियो बनाता है या प्राइस एक्शन बनाता है, तब हम सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अदरवाइज यहाँ पे कोई सेल अपॉर्चुनिटी अभी तक नहीं ढूंढेंगे। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में जाते हैं तो ये जो गैप बना है, इस गैप में आके प्राइस अगर कोई भी नेगेटिव सिनेरियो बनाता है लोअर टाइम फ्रेम में, तब आ जाके हम सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। इस वीक जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे ये है येस बैंक। हम येस बैंक के बारे में बात करेंगे। येस बैंक का अगर हम सिनेरियो देखते हैं, यानी चार्ट देखते हैं, तो किस तरह का सिनेरियो है येस बैंक। येस बैंक का सिनेरियो कुछ इस तरह का है मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से। यानी 2018 के बाद स्टॉक ने लगातार नीचे आया, यानी येस बैंक के साथ जो हादसा हुई थी, जो घटना घटी थी, उसके आधार पे इसमें ऑलमोस्ट 90% सेलिंग आ गया था। फिर 2020 के बाद इस स्टॉक ने 2020 के बाद जो लो दिया था उस लो को अभी तक स्टॉक ने ब्रेक नहीं किया है एंड वहाँ से प्राइस ने एक एक्यूमुलेशन फेज बनाते हुए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है एंड ये जो ऊपर जा रहा है ये अच्छे खासे हाई वॉल्यूम के साथ जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका अगर फंडामेंटल आप चेक कीजिएगा तो आपको ये दिखाई देगा कि फंडामेंटली ये कंपनी अपने आप को रीडेवलप कर रहा है। यानी जो घटना घटने के बाद जो उसका मान लो कि कमर ही टूट गया था, वो धीरे धीरे रिकवरी होने लग रहा है। धीरे धीरे जो येस बैंक का जो इंटरनल इशू था उसको धीरे धीरे करके रेक्टिफाई कर रहा है एंड प्राइस धीरे धीरे करके
ऊपर जाना लग रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि बिग प्लेयर इसको बाय कर रहा है। बिग प्लेयर क्यों बाय कर रहा है? क्योंकि बिग प्लेयर देख रहा है कि फंडामेंटल इनका चेंजेस हो रहा है, इसके आधार पर ये बैंक इन फ्यूचर और भी अच्छा काम कर सकता है। इसके आधार पर बिग प्लेयर इसको हाई वॉल्यूम के साथ बाई कर रहा है। तो हमें भी इस पे अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं, तो हमें इससे प्रॉफिट आने की प्रोबेबिलिटी नज़र आ रहा है। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। क्यों, किसके आधार पे बोल रहा हूँ? अगर हम इस पर फंडामेंटली देखें तो येस बैंक एक फिनेंस इंडस्ट्री में पड़ता है। इसके अंदर प्रोडक्ट देखो, बहुत सारे प्रोडक्ट इनके हैं। रिसेंटली अभी इस कंपनी को लेके बात करने का जो ये है, रिसेंटली इस कंपनी के अगर आप डिटेल में जाओगे तो देखोगे कि इस कंपनी का रिसेंटली जो चेंजेस आया है ये काबिल तारीफ़ है। जैसे कि अगर आप देखें कि 2022 एंड 23 में ये कंपनी कितने, अगर देखोगे 2023 में दिस कंपनी लॉन्च इंडस्ट्री फर्स्ट कंप्लीट कस्टमाइजेबल कार्ड, सिलेक्ट कार्ड इमेज एंड कार्ड मटेरियल, नॉर्मल, मेटल एंड इको फ्रेंडली। फर्स्ट टाइम 2023 में इन लोगों ने लॉन्च किया। एंड 2021 में इन लोगों का टोटल ब्रांचेस कितना था? 1122। अभी कितना है? 1192। यानी 2023 में इस कंपनी ने करीब 83 ब्रांचेस लॉन्च किए हैं और भी है। 2023 में ये बैंक ने न्यू ब्रांड आइडेंटिटी किया है, न्यू लोगों के साथ। क्या लाइफ को बनाओ रिच, यानी कंपनी कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है ये अपने आप को रीमॉड्यूल कर रहा है, रीडेवलप कर रहा है, ये नज़र आ रहा है। ठीक है, और इसका जो सिनेरियो है ये हमको यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्या पे अगर आप देखें 2021 मार्च में इनके जो ग्रॉस एनपीए थे या नेट एनपीए थे, ये एनपीए होता क्या है? एनपीए मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं? मान लो कि बैंक किसी को लोन दे रहा है, उधारी दे रहा है, अगर ये लोन वाला पैसा अगर उसको रिकवरी नहीं होता है इंटरेस्ट के साथ, या ये लोन अमाउंट एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट अगर रिकवरी नहीं होता है, तो ये एसेट्स से बैंक को कोई प्रॉफिट या रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है, तो बैंक इसको कहता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो किसी भी फिनेंशियल सेक्टर के अंदर, फिनेंशियल सेक्टर के अंदर जो भी कंपनी होते हैं उनके अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ जाते हैं, इसका मतलब ये नेगेटिविटी शो होता है। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स घट जाता है यानी कम हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है? जो लोन वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरों को, पब्लिक को, अगर ये घट जाते हैं तो इसका मतलब ये लोन रिकवरी हो रहा है, लोन वापस आ रहा है। तो 2021 मार्च में इन लोगों का जो ग्रॉस एनपीए था करीब 15% से ज़्यादा एंड नेट एनपीए था करीब 5% से ज़्यादा। 2024 में मार्च महीने में हम क्या देख रहे हैं? ये घट के हो चुका है 1.7%। कहाँ से? 15% से घट के हो चुका है 1.7%। एंड जहाँ पे नेट एनपीए था 5% से ज़्यादा, वहाँ पे नेट एनपीए बन चुका है 0.60%। यानी काबिल तारीफ इम्प्रूवमेंट हुई है येस बैंक के अंदर। इसी दौरान हम अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखें, जहाँ पे ये 2021-22 में लॉस में चल रहा था और धीरे धीरे इसको सुधार भी आ रहा है नेट प्रॉफिट के अंदर, और इनके सेल्स लगातार बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं, तो रेवेन्यू में कोई भी इफेक्ट नहीं आया है। एंड बैलेंस शीट में अगर देखें तो इनके जो कैपेसिटी है यानी बोरोइंग, इनके बोरोइंग बढ़ना मतलब होता है कि इनका कैपेसिटी इंक्रीज होना। दूसरे फिनेंशियल इंडस्ट्री को छोड़ के दूसरे अगर इंडस्ट्री हम देखें, वहाँ पे बोरोइंग बढ़ना एक नेगेटिविटी माना जाता है। अगर कंपनी बोरोइंग लेके प्रॉफिटेबिलिटी आर्न नहीं कर पा रहा है तब जाके इसको नेगेटिविटी माना जाता है। मगर फिनेंस कंपनी टाइप में अगर बोरोइंग बढ़ रहा है, इसका मतलब उनका कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब कि ये ज़्यादा लोन इसलिए ले पा रहे हैं कि दूसरों को लोन दे रहा है, तो लोन लेने की जो प्रोबेबिलिटी इस बैंक के अंदर बढ़ रहा है, ये अच्छा है, अच्छा सिनेरियो है। एंड इनके जो फिक्स एसेट्स थे जो 2022-23 में अगर 21-22 में अगर देखें करीब 700 से ज़्यादा था, वो बढ़ के हो चुका है करीब 2000 से भी ज़्यादा। एंड CWIP में भी इनका काम हो रहा है अच्छा खासा। इसका मतलब कंपनी खुद को एक्सपेंशन कर रहा है, खुद को बड़ा कर रहा है।
तो इसके आधार पे हम लोगों ने क्या देखा कि कंपनी के अंदर ये पोटेंशियल शो रही है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो इसमें एफआई एंड डीआई का जो पोजीशन है ये बहुत ही ज़्यादा पोजीशन है, यानी सितंबर 2021 में करीब 7% 8% एफआई का पोजीशन था, वहाँ पे यह बढ़ के हो चुका है 28%। एंड डीआई का जो पोजीशन था करीब 45%, ये घट के हुआ है 38%। मगर ये घटा, ये किसके पास गया? ये गया है अपना एफआई के पास, यानी स्ट्रॉन्ग हैंड के पास मेजॉरिटी ऑफ स्टेक है, चाहे एफआई के पास रहे चाहे वो डीआई के पास रहे। एंड जो वीक हैंड, जो हम पब्लिक मानते हैं, उसके जो पोजीशन है ये घटा है, और ये पोजीशन घट के कहाँ गया है? एफआई एंड डीआई के पास, यानी स्ट्रॉन्ग हैंड के पास गया है। तो ये काबिल तारीफ है, यानी बिग प्लेयर इसको बाय कर रहे हैं। तो येस बैंक का अगर चार्ट हम देखें मंथली के हिसाब से, अभी भी जिस सिनेरियो पे है प्राइस, ये एक अच्छे क्वालिटी जोन पे है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें, इस तरह का सिनेरियो है येस बैंक के अंदर। तो हम इसमें क्या करेंगे? धीरे धीरे करके अपना पोजीशन को बढ़ाएंगे। जिस तरह ये कंपनी परफॉर्म करता रहेगा, हम इसमें पोजीशन एक्यूमुलेट करेंगे, एंड इसको हम होल्ड कर सकते हैं एज ए लॉन्ग टर्म बेसिस। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में नहीं है, ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे, कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगा कि उसके देश में जो बैंक है, बैंक एक आम आदमी के लिए सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल पार्ट होते हैं बैंक। तो बैंक को कभी भी अगर दिक्कत आए, कुछ भी आए, तो गवर्नमेंट उसको हेल्प करता है। इसीलिए अगर आप देखोगे लास्ट जितने सारे पीएसयू बैंक हैं, ये सिर्फ अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो येस बैंक के अंदर जिस तरह का वीकली के हिसाब से जो कैंडल बना है, यहाँ पे हम बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, या इसके आधार पे अगर प्राइस थोड़ा सा नीचे भी आता है तब भी हम इसमें बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, एंड डेली, वीकली एंड मंथली के हिसाब से अपना पोजीशन को बढ़ा सकते हैं, एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से। आई होप दोस्तों आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है। मैंने लास्ट जो वीडियो बनाया था उसके आधार पे किसी ने मुझे ये बोला था कि येस बैंक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो मैं उनके रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू सो मच, आपने कमेंट किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। राधे राधे ट्रेडर्स।